फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉग्निटिव प्रोसेसेस एंड स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये यूनिट 3 है आपकी लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेसेस की। इसमें हम पियाजे की थ्योरी को डिस्कस करेंगे, पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कि पियाजे की थ्योरी क्या कहती है। पियाजे प्रथम मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यक्ति को जन्म से उसके आने वाली स्टेजेस तक एक क्रियाशील प्राणी के रूप में माना और सूचना संचारित करने वाली प्राणी के रूप में स्वीकार किया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की मीनिंग क्या है। संज्ञानात्मक विकास, संज्ञान से मतलब है जिसमें सेंसेशन होता है, संवेदना, प्रत्यक्षण, परसेप्शन होती हैं, इमेज और रिटेंशन मतलब धारण करने की शक्ति होती है, रिकॉल करने की, और प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान करने की क्षमता, थिंकिंग चिंतन और तर्कना। ये सारी जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं ये शामिल होती हैं किसमें, संज्ञान की प्रक्रिया के अंतर्गत। ठीक है, तो कॉग्निटिव प्रोसेस यही होता है जिसमें ये सारी क्रियाएं होती हैं। एक मनोवैज्ञानिक थे, निस्सर इनका नाम था। इन्होंने कहा संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उसका रूपांतरण, विस्तारण मतलब विस्तार रूप से, और संग्रहण, रिकवरी, इन सब का समुचित प्रयोग करने से ही होता है। संवेदी मतलब संज्ञान का मतलब इन्होंने यही बताया था। ठीक है, तो ये हो गया संज्ञान का मतलब। संज्ञान शब्द का अगर हम जनरल वे में देखते हैं तो अर्थ होता है जानना या समझना। ये एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है क्योंकि मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है जिसके अंतर्गत विचारों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। संज्ञानात्मक विकास शब्द का प्रयोग मानसिक विकास के व्यापक अर्थ में किया जाता है जिसमें बुद्धि के अतिरिक्त सूचना का प्रत्यक्षीकरण, पहचान, स्मरण और व्याख्या, ये सारी चीज़ें आती हैं। इस प्रकार संज्ञान में क्या होता है, विभिन्न मानसिक गतिविधियों का कोऑर्डिनेशन होता है। कई एक सारे मेंटल ऑपरेशन इस प्रोसेस के अंतर्गत होते हैं। इसमें जो मेन थे वो थे जीन पियाजे का सिद्धांत था, जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इसके अतिरिक्त जो है जेस ब्रूनर और वाइगोट्स्की ने भी इनके सिद्धांत में अपना योगदान दिया था। तो इस तरह से संज्ञानात्मक विकास के ये 3 मनोवैज्ञानिक हैं। अब जीन पियाजे का हम परिचय देखते हैं। जीन पियाजे का ये देखिए, ये इनकी जन्म का है 1896 और 1988 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये एक प्रमुख स्विस मनोवैज्ञानिक थे जिनका प्रशिक्षण जूलॉजी में हुआ था, और ये अल्फ्रेड बिने के साथ जिन्होंने बुद्धि के सिद्धांत में अपना योगदान दिया था, इनकी प्रयोगशाला में बुद्धि परीक्षण के साथ कार्य कर रहे थे। उसी समय बालकों पर इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के टेस्ट शुरू किए थे। ठीक है, तो ये 1922-23 की बात है। इन्होंने ये बताया कि बालकों के जो ये चिंतन करने की शक्ति होती है ना तो केवल मैचुरेशन लेवल पर डेवलप करती है और ना उसके अनुभवों पर, बल्कि इन दोनों की अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होती है। इन दोनों का मिला जुला रूप ही इस प्रोसेस में भाग लेता है। अतः ये एक अंतःक्रियावादी विचारधारा है, इंटरैक्शनिस्ट व्यू पॉइंट के ही उदाहरण है जिसमें कि मैचुरेशन लेवल और उसका अनुभव दोनों ही काम करते हैं। ये हो गया जीन पियाजे का परिचय। अब पियाजे की थ्योरी में इन्होंने अपने 4 स्टेजेस बताए थे। तो ये 4 स्टेजेस कौन कौन से, इनको हम विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। देखिए, पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, फिर है प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड होता है स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन, और चौथा है स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। तो इनको समझने के पहले इन्होंने अपनी थ्योरी में कुछ ऐसे टर्म्स भी यूज़ किए थे जिनको हम 1 बाय 1 समझ लेते हैं कि इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या थे, इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट में दिए थे। जैसे पहला था अनुकूलन, एडॉप्टेशन। तो एडॉप्टेशन का मतलब है कि ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान और नवीन अनुभवों के मध्य एक बैलेंस स्थापित करता है। अगर हम साधारण रूप में देखें तो अनुकूलन का मतलब यही हुआ। पियाजे के अनुसार बालकों में वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करने की एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है जिसे अनुकूलन कहते हैं। अब अनुकूलन की भी इन्होंने 2 उपक्रियाएं बताई, 2 सब स्टेजेस बताई। पहला था एसिमिलेशन और फिर है एकोमोडेशन, आत्मसात्करण और है समायोजन। एसिमिलेशन का क्या मतलब है, इसका मतलब हुआ नवीन अनुभवों को पहले से विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में एज इट इज़ स्वीकार करने से है। इसमें कोई चेंज नहीं होगा।
तो नवीन अनुभव को पहले से ही जो विद्यमान है उनमें ऐसे ही स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है। और एकोमोडेशन या समायोजन का क्या मतलब होता है? नवीन अनुभवों की दृष्टि से पहले से विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करने, विस्तार करने या परिवर्तन करने से है। तो इस तरह से इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, लेकिन आत्मसातकरण में, एसिमिलेशन में क्या होता है, उसको जैसे था वैसा ही स्वीकार किया जाता है। और जो ये समायोजन होता है, एकोमोडेशन की प्रोसेस होती है, यह विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं को परिवर्तित करने की प्रक्रिया से है, जिससे नवीन अनुभवों अथवा ज्ञान को उचित ढंग से व्यवस्थित किया जा सके। अब ये आपको पूरा नहीं क्लियर हुआ होगा, इसलिए मैं एक उदाहरण से इसको समझाती हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कोई 2 वर्ष का बालक है और वो पहली बार एक सफ़ेद कुत्ते को देखता है। उसने अपने पेरेंट्स से पूछा, प्रश्न करता है ये क्या है, तो उसको बताया जाता है कि ये डॉग है, क्योंकि वो देख रहा है कि इसके 2 आँख हैं, 2 कान हैं, 1 मुंह है, 4 पैर हैं, वाइट कलर है। इस तरह से उसने ये सारी चीज़ें जो उसको दिखाई दे रही हैं, एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है उसके दिमाग में, तो उसको बताया जाता है कि ये डॉग है। उसने उस चीज़ को ग्रहण किया कि हाँ, अगर इस तरह से कोई भी जीव दिखाई देगा तो वो डॉग होता है। एक कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन उसके माइंड में हो जाता है। कुछ दिन बाद वो एक सफ़ेद बकरी को देखता है और उसमें भी यही सारे जो विजुअलिटीज़ हैं, ये सारे कैरेक्टर उसमें भी दिखाई देते हैं। ये सारे गुण देखकर उसको भी वो कुत्ता समझता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हुआ, यही एसिमिलेशन है ना। तो यहाँ पर उस चीज़ को वो ये ऐसे ही समझता है कि ये भी कुत्ता ही है। तो ये हो गया आत्मसातकरण। अब लेकिन अगर हम उसको ये बताते हैं कि नहीं, जो डॉग था ये क्या करता है, इसकी मेन क्वालिटी क्या है, ये भौंकता है, लेकिन बकरी नहीं भौंकती है, तो उसको ये सिखाया जाता है अंतर करना। तो इस तरह से बालक के अंदर एक नई चीज़ वो समझता है, एक नई चीज़ को वो अडॉप्ट करता है कि कुत्ता भौंकता है लेकिन बकरी नहीं। तो यहाँ पर उसे एक नया ज्ञान मिलता है। यही एकोमोडेशन है, यही समायोजन है, क्योंकि नई चीज़ को उसने क्या किया, एडॉप्ट किया। तो आई होप समझ गए होंगे आप कि आत्मसातकरण और समायोजन दोनों में डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका साम्य धारण, इक्विलिब्रेशन। ये क्या है, अनुकूलन के संप्रत्यय से मिलता जुलता है। साम्य धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक एसिमिलेशन और एडाप्टेशन की प्रक्रियाओं के बीच एक बैलेंस स्थापित करता है। तो इसी तरह से ये क्या है, एक आत्मनियंत्रक प्रक्रिया है, रेगुलेटरी प्रोसेस है। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट साम्य धारण का। ठीक है। वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट है कंजर्वेशन। ये सारे पॉइंट आपको आगे जो इनकी 4 स्टेजेस हैं उसमें ये कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। तो संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि किसी वस्तु की मात्रा पर उस वस्तु के आकार में परिवर्तन करने तथा अगर उस वस्तु को हिस्सों में या टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तो भी कोई प्रभाव नहीं होगा। मतलब जो वो प्रोसेस के पहले था उतना ही वो बाद में भी रहेगा यदि मेज़र किया जाता है तो पियाजे ने इस तरह से वेट, मास, वॉल्यूम, इन सब का संख्या, इन सब के संरक्षण का अध्ययन किया था। तो ये हो गया इनका संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है। तो ये हो गया आपका संरक्षण। फिर है चौथा है संज्ञानात्मक संरचना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। ये क्या होती है, किसी बालक का मानसिक संगठन या मानसिक क्षमताओं की सेट को संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। और इस संरचना के आधार पर ही बालक में अंतर किया जाता है। जैसे 1 साल का बालक और 3 साल के बालक को डिफरेंस कर लेते हैं कि अंतर उसमें पता लग जाता है कि 1 साल का बालक जो क्रियाएं करता है लेकिन 3 साल का बालक उससे डेवलप स्थिति में होता है, क्योंकि उसकी एज ज़्यादा है, उसका मेंटल लेवल उसका अधिक हो जाता है, हाई लेवल का हो जाता है। तो यही हो गया कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। मेंटल ऑपरेशन, जब भी बालक किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करता है तो वहाँ पर वो मेंटल ऑपरेशंस, मानसिक प्रक्रियाओं को करते हुए समझा जाता है। वही सारी चीज़ें जो हमने आगे पढ़ी थी, उसमें मेमोरी हो सकती है, थिंकिंग हो सकती है, रिकॉल करने की हो सकती है, रीजनिंग हो सकती है। ये सारी, ये कोई भी चीज़ें समस्या समाधान करने के दौरान बच्चा सोच सकता है। ये हो गई मेंटल ऑपरेशन। आगे देखते हैं स्कीम्स। स्कीम्स का मतलब क्या होता है? स्कीम मतलब ही अगर जनरल तरीके से हम आपसे पूछते हैं तो किसी बड़े काम को करने का विचार या आयोजन, स्कीम का साधारण मतलब यही होता है। अब पियाजे जी ने कहा
व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है स्कीम्स कहा जाता है, ऐसा इन्होंने बताया। फिर इसी से मिलता जुलता है 7वां पॉइंट है स्कीमा। स्कीमा बायोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है जो कि जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में इसको यूज़ किया था। तो व्यक्ति अपने व्यवहारिक जीवन में कार्य करने की जो क्रिया अपनाते हैं वही उसका स्कीमा होता है। स्कीमा से तात्पर्य एक ऐसी मानसिक संरचना से है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, है ना। तो यही हो गया, जैसे अगर कोई बच्चा स्कूल जाता है तो पहले उठेगा और ब्रश करेगा, तैयार होगा, फिर ब्रेकफास्ट करेगा, अपना लंच पैक लेगा, बैग तैयार करेगा, फिर वो स्कूल जाने के लिए निकलेगा। तो इस तरह से एक डेली रूटीन, वो एक रूटीन में अपना काम करता है, यही हो जाता है स्कीमा, एक पैटर्न डेवलप हो जाता है। 8वां पॉइंट है एंड लास्ट पॉइंट डिसेंटरिंग। विकेंद्रण से तात्पर्य किसी वस्तु या चीज़ के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता से होता है, किसी एक ही चीज़ के बारे में फोकस होकर सोचना। तो ये इसके कुछ कॉन्सेप्ट हो गए। आगे हम देखते हैं। पहली स्टेज जो थी सेंसरी मोटर स्टेज, इसमें इन्होंने बताया था कि इसकी जो एज लिमिट है ये जन्म से 2 साल तक की होती है। इस अवस्था में शिशुओं में अन्य क्रियाओं के अलावा शारीरिक रूप से चीज़ों को इधर उधर करना, वस्तुओं की पहचान करना और किसी चीज़ को पकड़ना, और जो इसकी मेन जो क्रिया है वो ये है किसी चीज़ को पकड़ के मुंह में डाल लेना, इन सब का अध्ययन किया जाता है। इन्होंने जीन पियाजे जी ने इस स्टेज में 6 सब स्टेजेस बताई थी, 6 इन्होंने क्रियाएं बताई। उसमें देखिए स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी। यहाँ पर क्या होता है, सकिंग रिफ्लेक्स, मतलब जैसे अंगूठा चूसने का जो रिएक्शन होता है वो काफ़ी तीव्र गति से होता है। बच्चे अपने हाथ का अंगूठा या कई बार अपने पैर का अंगूठा ही उठा के मुंह में डाल लेते हैं, तो इस तरह से सकिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है। फिर दूसरी है स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। इसमें रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ जो पहले हो रही थी वो चेंज होती हैं और दोहराई जाती हैं, इसीलिए इसको सर्कुलर कहा गया है। यहाँ पर ये सर्कुलर मोशन में होती रहती हैं। तीसरी है स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। इसमें क्या होता है, शिशु वस्तुओं को उलटने पलटने और छूने पर अधिक ध्यान देता है। और चौथी है स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा। यहाँ पर शिशु जो है बड़ों के द्वारा किए जाने वाले व्यवहार का अनुकरण करता है। अब उसका क्या होता है, धीरे धीरे ग्रोन अप की स्टेज पर है, तो यहाँ पर उसमें चेंजेस दिखाई देते हैं। और शिशु जो स्कीमा सीखते हैं उनका वे एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में सामान्यीकरण कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो मेन जो विशेषता क्या हो गई, सामान्यीकरण करने की, है ना। और किस स्टेज में है, ये पहली स्टेज, मतलब सेंसरी मोटर स्टेज में ही ये सारे रिएक्शंस दिखाई देते हैं। फिर है 5वां है स्टेज ऑफ टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन, या इसी में जो है ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ किया जाता है। इस विधि में क्या है, इस अवधि में बालक ट्रायल एंड एरर मेथड से सीखने का प्रयास करता है। प्रयास एंड त्रुटि का सिद्धांत पढ़ा भी है आपने थॉर्नडाइक की थ्योरी में, है ना। छठा है ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व का गुण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्थिति में बालक उन वस्तुओं के प्रति भी अनुक्रिया करना प्रारंभ कर देता है जो सीधे विजिबल नहीं होती हैं। उसको अगर दिखाई ना दें, अगर उसके सामने नहीं भी हैं, तभी उसके सामने एक इमेज जो है उसके माइंड में डेवलप हो जाती है। आगे देख लेते हैं, इसको बताया है। वस्तु स्थायित्व का गुण क्या है, इसके अनुसार बालक ये समझने लग जाता है कि पदार्थों का अस्तित्व हमेशा बना रहता है। उसको ये आभास हो जाता है कि प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने या ना देने से वस्तुओं के अस्तित्व से कोई संबंध नहीं है। उसको दिखाई दे या ना दे, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ सामने हो, प्रत्यक्ष रूप से हो। इस विशेषता को बौद्धिक विकास की आधारशिला कहा गया है, क्योंकि इसके बिना बालक के लिए भी कोई उच्च स्तरीय अनुभव नहीं प्राप्त हो सकता है। मतलब ये कि इमेजिनेशन पावर होती है और ये डेवलप होनी भी ज़रूरी है ना। इस तरह से ये हो गई आपकी फर्स्ट स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी देखते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये सेकेंड स्टेज है। इस अवस्था में बालक ट्रांसडक्शन तर्क की विधि को अपनाता है, ये इसकी विशेषता है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्था ये है 2 साल से 7 साल तक की है। ये अवस्था जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था की होती है। और यहाँ पर भी देखिए इस अवस्था को पियाजे ने 2 भागों में बांटा था। पहली थी प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड जो कि 2 से 4 साल तक की है, और दूसरी है इंट्यूटिव पीरियड 4 से 7 साल की होती है। अब इन दोनों की विशेषताएं क्या हैं, तो जो प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड है, पहली जो अवस्था है,
इसमें क्या होता है, ये परिवर्तन की अवस्था है जिसे खोज की अवस्था, एक्सप्लोरेशन की अवस्था भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बालक क्यों तथा कैसे जैसे इन प्रश्नों को करने लगता है, उसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, इसलिए वो क्यों कैसे और सोचने की उसकी क्षमता बढ़ने लगती है, वे बड़ों का अनुकरण करने लगते हैं। तो इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, लैंग्वेज डेवलपमेंट और खोज करने की उत्सुकता उसमें डेवलप हो जाती है। तो ये हो गया प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड। इसको आप इसके नाम के अनुसार याद रखेंगे, कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। दूसरी है इंट्यूटिव पीरियड, जो कि 4 से 7 साल की है। इसमें क्या होता है कि बिना किसी तार्किक विचार के किसी वस्तु या बात को मस्तिष्क के द्वारा तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। उसमें वो कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं लगाते हैं, कोई ऐसी क्यूरियोसिटी नहीं दिखाते हैं, जो जैसा बताया जाता है उसको वो वैसा ही ग्रहण कर लेते हैं। और बालक परिवार के लोगों के अलावा बाहरी लोगों को भी महत्व देता है, इससे उसका सामाजिक विकास का दायरा भी विकसित होता है। लेकिन इस स्थिति में जो ये दूसरी अवस्था थी, इसमें पियाजे जी ने 2 लिमिटेशंस भी बताई। वो इस तरह से हैं, ये टर्म्स ज़रूर याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनिमिज्म, उन्होंने बोला कि बालकों के चिंतन में एक ऐसी परिसीमा को बताया जिसमें बालक निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझता है, वो उसमें डिफरेंस नहीं कर पाता है। जैसे कार हो गया, पंखा, हवा, बादल, ये सभी चीज़ें चलती हुई तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन उसको ये नहीं डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है ना। तो ये इतना डेवलपमेंट उसका नहीं हो पाता है। फिर है दूसरा ईगोसेंट्रिज्म, इसमें बालक सिर्फ अपने ही विचार को सही मानता है, उसे कुछ इस तरह का विश्वास हो जाता है कि दुनिया की अधिकतर चीज़ें उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती रहती हैं। एक ईगो डेवलप हो जाता है, स्व की भावना, आत्मकेंद्रिता की भावना उसमें उसके अंदर आ जाती है। तो ये हमने इसकी लिमिटेशन पढ़ ली। सेकेंड स्टेज आपकी कंप्लीट हो गई। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। आगे देखिए, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, थर्ड स्टेज है ये इसकी जो एज लिमिट है वो 7 साल से प्रारंभ होकर 12 साल तक चलती है। इसकी जो विशेषता है वो ये है कि बालक जो है ठोस वस्तुओं के आधार पर आसानी से मानसिक क्रिया करके समस्या का समाधान कर लेता है। और अगर भारतीय संदर्भ में बात करें तो ये प्राथमिक शिक्षा की अवधि कही जाती है, 7 साल से 12 साल तक की। और इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आपका आया था दिसंबर 2018 में कि पियाजे के विकास की संक्रियात्मक अवस्था, मतलब जो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज है, भारत में कौन से शैक्षिक स्तर के अनुरूप है। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आया था और काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ बनते हैं। जीन पियाजे की थ्योरी से ये क्वेश्चन आना मस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं। इसमें क्या होता है, बालकों का चिंतन एवं तर्कना, रीजनिंग, और जो है इसमें जो प्री ऑपरेशनल स्टेज थी उसकी अपेक्षा काफ़ी क्रमबद्ध और तर्क संगत हो जाती है, काफ़ी डेवलप हो जाती है। उसकी जो थिंकिंग पावर और रीजनिंग पावर होती है। फिर इस अवस्था में चिंतन की एक विशेषता ये है कि इसमें ट्रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसका, ये आ जाता है। अब ये क्या होता है, पलटावी गुण जिसको बोलते हैं, कि जैसे अगर बालक को ये समझाया जाए 7 साल से 12 साल तक का बच्चा, मतलब कुछ चीज़ें वो मैथ्स वगैरह की समझने लगता है। अगर उसको ये बताते हैं 2 × 2 4 हुआ, तो 4 डिवाइडेड, ये यहाँ पर डिवाइडेड है, तो 4 डिवाइडेड 2 जो है इक्वल 2 होगा। तो इस तरह से ट्रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी अगर पूछा जाता है, और इस तरह क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जैसे एक तरफ स्टेज दे दी जाएंगी, दूसरी तरफ कैरेक्टरिस्टिक दे दी जाएंगी, इसकी विशेषताएं दे दी जाएंगी, तो आपको मैच करना पड़ेगा। तो उसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी दिया तो ये किस ऑपरेशन के अंतर्गत है, ये आपके थर्ड स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में है, ठीक है। तो इसकी ये विशेषता हो गई। और यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाते हैं, संरक्षण का, संबंध का और वर्गीकरण का। संरक्षण मतलब वो समझने लगता है कि कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है, मतलब जो चीज़ पहले थी प्रोसेस के पहले वैसी ही बाद में भी रहेगी। रिलेशन, एक रिलेशन डेवलप होता है, जैसे कर लेता है कि अगर उसके सामने कई चीज़ें हैं, कोई छोटी है, बड़ी है, या किसको क्रम वाइज कैसे रखना है, इसके आगे रखना है, पीछे रखना है, किस तरह से, तो ये संबंध वो बना लेता है कि कैसे उसको आगे पीछे कैसे मैनेज करना है। वर्गीकरण में वो जानता है कि अगर एक सब टाइटल है तो वो उसकी जो मेन हेडिंग है वो उसके अंतर्गत किस तरह से आएगी, तो ये वो समझ लेता है। तो यही क्लासिफिकेशन हो गया, है ना। तो ये हो गया आपकी थर्ड स्टेज।
आगे देखते हैं फोर्थ स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। ये जो है 11 साल से प्रारंभ होकर एडल्टहुड तक चलती है, मतलब 19-20 साल तक चलती है। तो 11 साल से प्रारंभ होकर और 19-20 साल तक ये चलती है। इस अवस्था में क्योंकि किशोर अवस्था आ जाती है तो किशोरों का चिंतन अधिक लचीला और प्रभावी हो जाता है और यहाँ पर एक क्रमबद्धता आ जाती है। अब वे किसी समस्या का समाधान काल्पनिक रूप से सोचकर और चिंतन करके करने में सक्षम हो जाते हैं। वो इतनी कल्पना कर लेते हैं क्योंकि इस समय जो किशोरावस्था की जो विशेषता है वो है भी कि कल्पनाशीलता आ जाती है, तो वो सोचकर उसका समस्या समाधान कर सकते हैं। इस अवस्था में समाधान के लिए जो आइटम्स को ठोस रूप में उपस्थित होना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर वो काल्पनिक रूप से भी सोचते हैं कि नहीं इस समस्या का ऐसे समाधान होगा, ऐसा होगा तो ऐसे होगा, इस तरह से वो सोच सकते हैं। अपनी एक उनकी जो है ऐसी पावर डेवलप हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ उनके सामने ही उपस्थित हो तभी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाएंगे। और दूसरे शब्दों में अगर कहें तो बालकों में डिसेंटरिंग पूर्णता विकसित हो जाता है, मगर वो फोकस होकर अपने प्रॉब्लम को सोच सकते हैं। डिसेंटरिंग का मतलब एक ही चीज़ को एकदम टारगेट करके सोचना, है ना। तो इस तरह से ये हमने 4 स्टेज पढ़ी। अब एक टेबल आप देख लीजिए, क्योंकि इसी तरह से आती है आपके एग्ज़ाम में। तो जो सेंसरी मोटर स्टेज है इसका जो मुख्य है क्वालिटी ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व का गुण है। जो प्री ऑपरेशनल स्टेज, यहाँ पर इसकी ट्रांजैक्शन रीजनिंग पर निगमात्मक तर्क जो है ये इसका मुख्य जो विशेषता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में लॉजिकल रीजनिंग आती है, तर्कपूर्ण चिंतन करने की क्षमता डेवलप होती है। और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज रिकॉल, प्रत्यावर्तन, रिकॉल धारण करने की क्षमता, ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। तो इस तरह से हमने जीन पियाजे की थ्योरी को पूरा कवर कर लिया। कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से गलत नहीं हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक चैनल पे बने रहिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।